फोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए एक लंबे तड़ंगे आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ऑस्टिन बोल रहा हूँ। ऑस्टिन के लहजे में अकड़पन नुमाया था। रॉल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से नर्म लहजे में कहा गया। ओ यस चीफ। ऑस्टिन के लहजे से यकलक अकड़पन गायब हो गया। क्या रिपोर्ट है? रॉल ने पूछा। काम जारी है चीफ, ऑस्टिन ने जवाब दिया। माइक की रिपोर्ट मिल गई होगी तुम्हें? रॉल ने पूछा। यस चीफ, माइक ने कमाल काम दिखाया है। हालांकि यहाँ इन मालूमात को टॉप सीक्रेट रखा गया है, लेकिन माइक ने 100% दुरुस्त मालूमात हासिल कर ली है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। वो ऐसे ही काम करता है। बहरहाल मैं फुल प्रूफ काम और इंतजाम चाहता हूँ, किसी किस्म का कोई झोल ना हो, रॉल ने कहा। यस चीफ, 100% क्या 101% फुल प्रूफ इंतजाम हो रहे हैं। मैंने इस पूरे गेस्ट हाउस को ही उड़ाने की मंसूबाबंदी कर ली है, जिसमें पाकिस्तान का वफद आकर ठहरेगा, ऑस्टिन ने जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस से कितने रोज पहले ये वफद आएगा? रॉल्फ ने पूछा। सिर्फ एक रोज पहले, ऑस्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर दरमियानी रात को ये कार्रवाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, लेकिन चीफ आपने कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। असल मसला तो कॉन्फ्रेंस हॉल का होगा, ऑस्टिन ने कहा। उसकी जरूरत ही न पड़ेगी। जब पाकिस्तान का वफद हलाक होगा तो कॉन्फ्रेंस वैसे भी मुलतवी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि वहाँ मशहूर जासूस कर्नल फरीदी भी मौजूद होगा। लामहला उसकी पूरी तवज्जो कॉन्फ्रेंस हॉल पर ही होगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आदमी उससे टकराए, रॉल्फ ने जवाब दिया। यस चीफ, जैसे आपका हुक्म, ऑस्टिन ने कहा। वैसे तुम्हें भी उससे होशियार रहना होगा। और हाँ, एक और बात का ख्याल रखना, पाकिस्तानी वफद की हिफाजत के लिए पाकिस्तान से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उनका मशहूर सीक्रेट एजेंट अली इमरान भी लाजमन साथ आएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से उनके बारे में मालूमात हासिल हो जाए। अगर ये मालूमात मिल गई तो मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा, वरना तुम्हें उनसे बेहद होशियार रहकर काम करना पड़ेगा। वो इंतहाई होशियार और खतरनाक लोग हैं, रॉल्फ ने कहा। आप बेफिक्र रहे चीफ, ऑस्टिन जिस अंदाज में काम करता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता, ऑस्टिन ने जवाब दिया। मैं हेडक्वार्टर पहुंच गया हूँ, इसलिए कोई बात हो तो तुम मिशन मुकम्मल होने तक हेडक्वार्टर पर ही कॉल करोगे, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, ऑस्टिन ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और ऑस्टिन ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर घंटी की आवाज सुनाई दी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ऑस्टिन बोल रहा हूँ। ऑस्टिन ने वैसे ही उकड़ से लहजे में कहा। रॉजर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने गेस्ट हाउस का असल नक्शा हासिल कर लिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। गुड, वो नक्शा लेकर मेरे पास आ जाओ, 3rd एवेन्यू में, ऑस्टिन ने कहा। यस बॉस, रॉजर ने जवाब दिया और ऑस्टिन ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, ऑस्टिन ने कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान जिसके जिस्म पर हाफ आस्तीन की शर्ट थी, उसके साथ उसने जींस पहन रखी थी, अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बैग था। और रॉजर, कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आया था, ऑस्टिन ने आने वाले नौजवान से मुखातिब होकर कहा। नो बॉस, यहाँ रकम देकर सब कुछ मुमकिन हो जाता है, आने वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ऑस्टिन ने इस बात में सर हिला दिया। कितनी रकम देनी पड़ी है और कहाँ से लिया है नक्शा? ऑस्टिन ने पूछा। बॉस, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बकायदा तामीरात का अलहदा शोबा है। कोई इमारत नक्शा मंजूर कराए बगैर तामीर नहीं हो सकती, और वहाँ उसका बकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। सिटी गेस्ट हाउस का नक्शा पास हुआ था, जो वहाँ रिकॉर्ड में मौजूद था। मैं रिकॉर्ड कीपर से मिला, उससे नक्शे के हुसूल के लिए बातचीत की, लेकिन पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब मैंने माकूल मुआवजे की ऑफर की तो वो तैयार हो गया, और फिर सिर्फ $1000 में सौदा हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं साथ ही वाकई एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाऊं। वो नक्शा लेकर खुद ही वहां पहुंच जाएगा और रकम लेकर नक्शा दे देगा। मैं रेस्टोरेंट में आ गया, वहाँ स्पेशल कैबिन बने हुए हैं। मैं पहले हॉल में बैठ गया। तकरीबन निस्फ घंटे बाद रिकॉर्ड कीपर आ गया तो मैं उसे साथ लेकर स्पेशल कैबिन में चला गया। वेटर को ऑर्डर देकर मैंने वापस भिजवा दिया। फिर मैंने बैग में से $1000 निकालकर उसे दिए। उसने मुझे नक्शा दे दिया। मैंने नक्शे को चेक किया और फिर उसे बैग में डाल लिया। वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया और फिर फारिग होकर पहले वो रिकॉर्ड कीपर बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मैंने वेटर को बुलाकर उसे बिल अदा किया, टिप दी और बैग लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। फिर आपको फोन किया और यहाँ आ गया, रॉजर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसकी तफसील बताने का अंदाज ऐसा था जैसे वो एक एक लम्हे की बाकायदा रिपोर्ट दे रहा हो। गुड, निकालो नक्शा, ऑस्टिन ने मुतमईन लहजे में कहा। और रॉजर ने साइड पर रखा हुआ बैग खोला और उसमें से एक तयशुदा नक्शा निकालकर
उसने उसे खोलकर दरमियानी मेज पर फैला दिया और ऑस्टिन नक्शे पर झुक गया। चंद लम्हों तक वो उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने सर उठाया और साइड पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ऑस्टिन बोल रहा हूँ, 3rd एवेन्यू से। ऑस्टिन ने तहकुमाना लहजे में कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। माइक होगा यहाँ, उससे बात कराओ। ऑस्टिन ने उसी तरह तहकुमाना लहजे में कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, माइक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक दूसरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। माइक, यहाँ मेरे पास 3rd एवेन्यू में आ जाओ फौरन, ऑस्टिन ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या कोई खास बात हो गई है बॉस, जो आपने माइक को तलब किया है? रॉजर ने पूछा। माइक ने बताया था कि ये इमारत 2 मंजिला है, जबकि ये नक्शा 3 मंजिला इमारत का है। वो इस इमारत में घूमकर भी उसे देख चुका है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। हो सकता है बॉस कि नक्शा 3 मंजिला इमारत का मंजूर कराया गया हो, लेकिन मंजिलें अभी 2 ही बनाई गई हो, रॉजर ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो फिर दूसरी मंजिल पर बहरहाल ऐसे निशानात मौजूद होते हैं जिससे जाहिर होता है कि तीसरी मंजिल बाद में बनाई जाएगी, ऑस्टिन ने जवाब दिया और रॉजर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस, कम इन, ऑस्टिन ने कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ माइक, बैठो, ऑस्टिन ने कहा और माइक सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और रॉजर के साथ पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुमने बताया था कि सिटी गेस्ट हाउस 2 मंजिला इमारत है। रॉजर उस इमारत का नक्शा ले आया है, लेकिन नक्शे के मुताबिक तो ये 3 मंजिला इमारत है, ऑस्टिन ने कहा। ओ बॉस, तीसरी मंजिल शायद बनाते बनाते रोक दी गई है, क्योंकि उसके निशानात बहरहाल छत पर मौजूद है। मैं रिकॉर्ड सुपरवाइजर के रूप में पूरी इमारत उसकी छत समेत घूम चुका हूँ, माइक ने जवाब दिया। ठीक है, अब गौर से नक्शे को देखो और मुझे बताओ कि क्या ये वही इमारत है। कमरों की तादाद, बरामदे, उसकी सीटिंग, सब कुछ अच्छी तरह चेक करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और इमारत को उड़ा बैठे और हमारे शिकार किसी दूसरी इमारत में मौजूद हो, ऑस्टिन ने कहा तो माइक सर हिलाता हुआ नक्शे पर झुक गया। यस बॉस, ये वही इमारत है, बिल्कुल वही। काफी देर तक गौर से नक्शे को देखने के बाद माइक ने सर उठाते हुए कहा और ऑस्टिन के चेहरे पर मजीद इत्मीनान के तासुरात फैल गए और वो नक्शे पर झुक गया। मेरा ख्याल है अगर सुपर ब्लास्टर उसकी टैंकी में लगाया जाए तो वहां उसे चेक न किया जा सकेगा, अचानक रॉजर ने कहा। नहीं, इससे पूरी इमारत तबाह नहीं होगी, क्योंकि टैंकी इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती है। हमें ये काम निचली मंजिल के फर्शों में करना होगा, ऑस्टिन ने कहा और माइक ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, इस इमारत की साइड पर एक और इमारत है जिसमें छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं। उनमें इस इमारत के मुलाजिमीन रहते हैं। अगर हम किसी मुलायका क्वार्टर पर कब्जा कर ले और सुपर ब्लास्टर्स उसमें नस्ब कर दे तो पूरी इमारत भी उड़ जाएगी और चेकिंग करने वालों का उधर ध्यान भी न जाएगा, रॉजर ने कहा। नहीं, चीफ ने बताया है कि पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ एजेंट पाकिस्तानी वफद के साथ आ रहे हैं। फिर यहाँ कर्नल फरीदी जैसा मशहूर एजेंट भी मौजूद है, इसलिए उन क्वार्टर्स की इंतहाई बारीक बीनी और इंतहाई जदीद साइंसी आलात से चेकिंग की जाएगी, ऑस्टिन ने जवाब दिया। और फिर काफी देर तक नक्शे को देखने के बाद उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। ये ठीक रहेगा, इस सिस्टम को कोई भी चेक न कर सकेगा, ऑस्टिन ने कहा। कौन सा सिस्टम बॉस? रॉजर और माइक दोनों ने कहा। अगर हम इमारत के बाहर से सुरंग लगाकर इस इमारत की बुनियादों में पहुंच जाए और वहां फर्श के नीचे सुपर ब्लास्टर्स फिट कर दे और फिर सुरंग को बंद कर दे तो सब चेकिंग ऊपर ही होती रहेगी और फर्श उखाड़ कर उससे 6-7 फीट नीचे तो चेकिंग नहीं हो सकती। इसलिए सुपर ब्लास्टर्स हर लिहाज से महफूज रहेगा और उसमें बहरहाल इतनी कुव्वत मौजूद है कि जब वो फटेगा तो पूरी इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख देगा, ऑस्टिन ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड बॉस, आपने वाकई फुल प्रूफ सिस्टम सोच लिया है, ये काम आसानी से हो जाएगा, माइक ने कहा। किस तरह? ऑस्टिन ने पूछा। उस क्वार्टर से सुरंग निकाली जा सकती है, माइक ने जवाब दिया। और नहीं, क्वार्टर्स तो वो लाजमी चेक करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो उस इमारत के इर्द गिर्द का कुछ इलाका भी चेक करे, ऑस्टिन ने कहा। तो फिर? रॉजर और माइक दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें दूर से ये सुरंग इमारत के नीचे तक ले आनी होगी ताकि उसे चेक न किया जा सके, ऑस्टिन ने कहा। लेकिन बॉस, इतनी लंबी सुरंग इतनी जल्दी कैसे खोदी जा सकती है? माइक ने हैरान होते हुए कहा। मौजूदा जदीद दौर में हर किस्म की मशीनरी मुहैया हो जाती है, ये कोई मसला नहीं है। असल मसला जगह का इंतखाब है। ओके, उठो मेरे साथ चलो, मैं खुद जाकर तमाम जायजा लेता हूँ,
ऑस्टिन ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये नक्शा बॉस, रॉजर ने कहा। इसे यहीं रहने दो, वापस आकर मस्जिद देखना पड़ेगा, ऑस्टिन ने कहा और कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रॉजर और माइक भी उसके पीछे चल पड़े। मिराज के दारुल हुकूमत कासा की एक सड़क पर सिया रंग की कार तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर कर्नल फरीदी था, जबकि साइड सीट पर कैप्टन हमीद था। कैप्टन हमीद की नजरें सड़क के बाहर के मनाजिर देखने में मसरूफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर कदरे बेसारी के तासुरात नुमाया थे। क्या बात है, क्या कासा पसंद नहीं आया? तुम तो यहाँ आने के लिए बड़े बेचैन थे, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेरंग सा शहर है, मैंने सोचा था कि दारुल हुकूमत है, इसलिए यहाँ हर तरफ रंगीन आंचलों की बहार होगी, लेकिन यहाँ रंगीन आंचल तो एक तरफ, कई बेवा का सफेद दुपट्टा भी नजर नहीं आ रहा, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। ये अफ्रीकी इस्लामी मुल्क है, यहाँ के लोग इंतहाई सख्ती से इस्लामी रिवायत पर अमल करते हैं, इसलिए यहाँ औरतें बहुत कम घरों से निकलती है, और जो निकलती है वो भी रंगीन और भड़कदार कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि ढीले ढाले और सादा कपड़े पहनकर निकलती है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। यह आपकी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल साहब को यही मुल्क मिला था कॉन्फ्रेंस के लिए, बेरंग बेबू किस्म का मुल्क और शहर, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम ऐसा करो कि अपनी आंखों पर रंगीन शीशों वाली ऐनक लगा लो, फिर तुम्हें यहाँ हर तरफ रंग ही रंग नजर आने लग जाएंगे, कर्नल फरीदी ने तजवीज पेश करते हुए कहा। आपको यहाँ के माहौल का पता था तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं यहाँ आता ही ना, कैप्टन हमीद ने उसी तरह बेजार लहजे में कहा। उसी लम्हे कर्नल फरीदी ने एक चौक से कार को दाएं हाथ पर मोड़ा और फिर आगे बढ़ा ले गया, लेकिन थोड़े आगे जाते ही कैप्टन हमीद बेख्तियार उछलकर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर यकलख्त दिलचस्पी के तासुरात नमूदार हो गए थे, आंखों में चमक सी आ गई थी। ये हम कहाँ पहुंच गए हैं? कहीं आपने जादू की कार तो नहीं खरीद ली कि जब चाहा यूरोप पहुंच गए और जब चाहा इस खुश्क मुल्क मरास्क में, कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। यह कासा का जदीद इलाका है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या आपको पागल कुत्ते ने काटा था कि आप खामखा उस वीरान और बेरंग इलाके में कार चलाते रहे, कैप्टन हमीद ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। अगर ये जदीद इलाका ना आ जाता तो शायद काट भी लेता, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, तो आप उल्टा मुझे ही कह रहे हैं, कैप्टन हमीद ने गुस्सैले लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कर्नल फरीदी ने कार एक 2 मंजिला इमारत के खुले हुए कंपाउंड गेट में मोड़ दी और एक साइड पर बनी हुई पार्किंग में ले जाकर खड़ी कर दी। गेट की साइडों पर 2 मुसल्ला फौजी खड़े थे, लॉन में भी कई मुसल्ला फौजी नजर आ रहे थे, जबकि इमारत के मेन गेट के पास भी मुसल्ला फौजी खड़े थे। कार रुकते ही कर्नल फरीदी नीचे उतरा और उसके साथ ही कैप्टन हमीद भी नीचे उतर आया। ये कौन सी इमारत है? कैप्टन हमीद ने गौर से इमारत को देखते हुए कहा। यह सिटी गेस्ट हाउस कहलाता है, यहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी वफद को ठहराया जाएगा, कर्नल फरीदी ने कहा। क्या जरूरत है उन्हें इस कदर जदीद और खूबसूरत इमारत में ठहराने की? किसी फटीचर से मकान में ठहरा दिया जाता, कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये वफद इमरान और उसके साथियों का नहीं है, पाकिस्तान का वजीर खारजा, सेक्रेटरी वजारत खारजा और दूसरे आला अफसरान पर मुश्तमिल है, कर्नल फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि वो जानता था कि कैप्टन हमीद ने ये बात इमरान की वजह से की है, क्योंकि इमरान उसके साथ मुसलसल चोंचे लड़ाता रहता है। ओह, फिर ठीक है, फिर तो वफद मुअज़्ज़िज़ लोगों का हुआ, कैप्टन हमीद ने कहा और कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर वो जैसे ही मेन गेट के सामने पहुंचे, डार्क शीशों का बना हुआ मेन गेट खुला और एक लंबा तड़ंगा बावर्दी आदमी बाहर आ गया। उसके जिस्म पर फौजी वर्दी थी और कांधों पर मौजूद स्टार से वो कर्नल लग रहा था। कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओ आइए कर्नल फरीदी, मैं आपका ही मुंतजिर था, उस फौजी ने तेजी से कर्नल फरीदी की तरफ बढ़ते हुए कहा। शुक्रिया, ये मेरे असिस्टेंट हैं कैप्टन हमीद, और कैप्टन हमीद ये कर्नल अब्दुल्ला है, मिराज के सिक्योरिटी ब्रांच के इंचार्ज। कर्नल फरीदी ने कर्नल अब्दुल्ला और कैप्टन हमीद का एक दूसरे से तारुफ कराते हुए कहा। ओ, तो आप हैं कैप्टन हमीद, आपसे मिलकर बेहद मसरत हुई है, आपके कारनामों की तो मैंने बहुत धूम सुन रखी है, कर्नल अब्दुल्ला ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया कर्नल साहब, कैप्टन हमीद ने खुश होकर कहा। आइए कर्नल, मैं आपको इंतजामात दिखा दूं, कर्नल अब्दुल्ला ने कर्नल फरीदी की तरफ मुड़ते हुए कहा, और फिर वो उसके साथ मेन गेट से इमारत के अंदर दाखिल हो गए। वहां जगह जगह चाक और चौबंद मुसल्लह फौजी मौजूद थे,
पहले इधर ऑफिस में बैठते हैं ताकि मैं पहले नक्शों की मदद से आपको सब समझा सकूं। कर्नल अब्दुल्ला ने राहदारी में एक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसके बाहर सिक्योरिटी ऑफिस की प्लेट लगी हुई थी, और कर्नल फरीदी ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो ये खासा बड़ा और वसी कमरा था, जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन यहाँ का फर्नीचर बेहद कीमती और आला था। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही कैप्टन हमीद बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि बड़ी मेज की साइड पर एक छोटी मेज थी, जिसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत मकामी लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पर फौजी यूनिफॉर्म थी और कांधों पर मौजूद स्टार्स से उसका ओहदा कैप्टन का था। कैप्टन हमीद की नजरें उस पर जैसे चिपक सी गई थी। उसकी आंखों में यकलक चमक सी आ गई थी। ये मेरी सेक्रेटरी है, कैप्टन साइमा, कर्नल अब्दुल्ला ने उस लड़की का तारुफ कराते हुए कहा, और फिर कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद का भी तारुफ कराया। लड़की ने मुस्कुराते हुए रस्मी जुमले अदा किए। आप क्या पीना पसंद करते हैं कर्नल फरीदी? कर्नल अब्दुल्ला ने एक तरफ रखे हुए सोफों की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई जूस मंगवा ले। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो कर्नल अब्दुल्ला कैप्टन हमीद की तरफ मुड़ गया। और आप कैप्टन हमीद? कर्नल अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा शरबत विस्ल पीने का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शरबत विस्ल? कर्नल अब्दुल्ला ने चौंक कर कहा। लेकिन कैप्टन हमीद को शरबत विस्ल की बजाय हमेशा शरबत हिजरी ही पीने को मिलता है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल अब्दुल्ला बेख्तियार हंस पड़ा। कैप्टन साइमा? कर्नल अब्दुल्ला ने कैप्टन साइमा से मुखातिब होकर कहा। यस कर्नल, कैप्टन साइमा ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। कर्नल साहब के लिए जूस, और कैप्टन हमीद साहब के लिए आप जो चीज चाहे ले आए, कर्नल अब्दुल्ला ने कहा। यस सर, कैप्टन साइमा ने जवाब दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और कर्नल अब्दुल्ला की इस बात पर कर्नल फरीदी के साथ साथ कैप्टन हमीद भी बेख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे इंतजामात की तफसील दिखाएं ताकि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से फारिग हो सकूं। अभी मैंने दीगर इमारतें चेक करनी है, कर्नल फरीदी ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आइए इधर टेबल पर आ जाइए, कर्नल अब्दुल्ला ने सोफे से उठते हुए कहा। और कर्नल फरीदी भी उठ खड़ा हुआ। आप भी आए कैप्टन हमीद, कर्नल अब्दुल्ला ने कैप्टन हमीद को वैसे ही बैठे हुए देखकर कहा। कर्नल साहब देख लेंगे तो फिर मेरे देखने की क्या जरूरत रह जाती है? वैसे भी यहाँ देखने की और बहुत सी चीजें हैं, मैं उन्हें देख लूंगा, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल अब्दुल्ला भी मुस्कुरा दिया। फिर वो और कर्नल फरीदी मेज के गिर्द जाकर बैठ गए। कर्नल अब्दुल्ला ने दराज में से एक नक्शा निकाला, उसे खोलकर मेज पर रखा और फिर कर्नल फरीदी को उस नक्शे के मंदरजात के बारे में बताने लगा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और कैप्टन साइमा अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक फौजी सिपाही ट्रे उठाए हुए था। ट्रे में लाइम जूस के 2 गिलास के साथ साथ हॉट कॉफी की 2 प्यालियां भी थी। कैप्टन साइमा ने लाइम जूस के गिलास तो मेज के गिर्द मौजूद कर्नल अब्दुल्ला और कर्नल फरीदी के सामने रखे, और फिर वो एक तरफ सोफे पर बैठे हुए कैप्टन हमीद की तरफ मुड़ गई। कैप्टन हमीद उसे अपनी तरफ आता देखकर उठ खड़ा हुआ। अरे अरे बैठिए कैप्टन हमीद, मैं आपके लिए हॉट कॉफी लाई हूँ, कैप्टन साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने ट्रे से हॉट कॉफी की 2 प्यालियां उठाई, एक कैप्टन हमीद के सामने रखी और दूसरी मेज की दूसरी तरफ रखकर खुद भी बैठ गई। आपका रैंक चूंकि मेरे बराबर है, इसलिए मैं आपके साथ बैठकर हॉट कॉफी पीऊंगी, कैप्टन साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खासी बेबाक तबीयत की लग रही थी। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि आप जैसी खूबसूरत खवातीन की हम नशीनी मुझे नसीब हो रही है, कैप्टन हमीद ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो सदियों से कैप्टन साइमा पर फरीबता चला आ रहा हो। और कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। इसीलिए तो मैं हॉट कॉफी ले आई हूँ, ताकि आपके अंदर जो आग मौजूद है वो 2 आतिशा हो जाए, कैप्टन साइमा ने हंसते हुए कहा। आग? कैसी आग? कैप्टन हमीद शायद कैप्टन साइमा का मतलब न समझ सका था। इश्क की आग, जिसे आप शरबत विस्ल पीकर बुझाना चाहते थे, लेकिन ये आग तो किस्मत वालों को नसीब होती है, कैप्टन साइमा ने कहा। तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार होंठ बीच लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि कैप्टन साइमा अब उसे चिढ़ाने पर उतर आई है। 2 आतिशा नहीं, 6 आतिशा कहिए कैप्टन साइमा, आप खुद भी तो मुजस्सिम आतिश हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। आप मुझे सिर्फ साइमा कह सकते हैं, और इस तारीफ का बेहद शुक्रिया। वैसे मुझे कर्नल अब्दुल्ला साहब ने आपका तारुफ पहले ही करा दिया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा ही न था कि आप इस कदर वजीह भी होंगे। मैं समझी थी कि आप उजाड़ शक्ल और वीरान बालों वाले होंगे, चेहरा आमचूर की तरह सुखड़ा हुआ होगा, मुनहनी सा जिस्म होगा। माफ कीजिए, यहाँ तो आप जैसी आग रखने वाले ऐसे ही होते हैं, साइमा ने कहा। वो वाकई कैप्टन हमीद को चढ़ाने पर तुली हुई थी।
आओ कैप्टन हमीद। उसी लम्हे कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। उनके साथ कर्नल अब्दुल्ला भी उठ खड़ा हुआ था। कैप्टन साइमा एक झटके से खड़ी हो गई। कैप्टन हमीद भी उठ खड़ा हुआ। आप हो आए, मैं जरा कैप्टन साइमा से दो चार बातें कर लूं, कैप्टन हमीद ने कहा। आइए कर्नल अब्दुल्ला। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कर्नल अब्दुल्ला से कहा और कर्नल अब्दुल्ला भी बेख्तियार हंस पड़ा। कैप्टन साइमा, ख्याल रखे। कैप्टन हमीद साहब हमारे मेहमान हैं, कर्नल अब्दुल्ला ने साइमा से कहा और तेजी से कर्नल फरीदी के पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। यस कर्नल, कैप्टन साइमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर शरारत की परछाइयां मौजूद थी। आपका ताल्लुक भी सिक्योरिटी से है। मैं कर्नल अब्दुल्ला की भतीजी हूँ और उन्हीं के साथ रहती हूँ और उन्हीं के साथ ड्यूटी देती हूँ, साइमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो कर्नल फरीदी को लेकर मुझे कर्नल साहब के घर भी जाना पड़ेगा, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं कैप्टन हमीद साहब, कर्नल अब्दुल्ला इस मामले में बेहद लिबरल माइंड है। उन्होंने मुझे मुकम्मल आज़ादी दे रखी है कि मैं अपनी जात के मुतालिक जो फैसला चाहूँ करूँ, कैप्टन साइमा ने शरारत भरे लहजे में कहा। वो वाकई ज़हीन लड़की थी, इसलिए कैप्टन हमीद की बात की तह तक फौरन ही पहुंच गई थी। ये तो इंतहाई मसरत भरी खबर है, लेकिन मैं जिसलिए कर्नल फरीदी के साथ उनसे घर जाकर मिलना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक आपकी जात की बजाय किसी और जात से है, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो साइमा बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? आप किस दूसरी जात के बारे में बात कर रहे हैं? कर्नल अब्दुल्ला के घर मेरे अलावा और तो कोई नहीं रहता, साइमा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं अपनी जात के बारे में बात कर रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। तो साइमा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। खूब, आप वाकई ज़हीन आदमी हैं और मुझे जहानत बेहद पसंद है, साइमा ने हंसते हुए कहा। नफ्सियात दानों के मुताबिक जो चीज़ जिसके पास ना हो उसे वही चीज़ पसंद होती है, जैसे मुझे हुस्न पसंद है, कैप्टन हमीद ने कहा। वो भी अब साइमा से भरपूर इंतकाम लेने पर तुल गया था और साइमा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, वैसे मैंने कभी जहानत का दावा नहीं किया, कैप्टन साइमा ने इस बार मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वो फौरन संभल गई थी कि कैप्टन हमीद ने खूबसूरत अंदाज में उसे अहमक कह दिया है, क्योंकि उसने ही कहा था कि उसे जहानत पसंद है और शायद उसे कैप्टन हमीद का ये फिक्रा बुरा भी लगा हो। अरे अरे, आप तो ख्वामखा नाराज हो गई कैप्टन साइमा, मैंने तो नफ्सियात दानों का कौल दोहराया है, वरना मेरी जाती राय तो उससे मुख्तलिफ है, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा बेख्तियार हंस पड़ी। शुक्र है आपका मूड ठीक हो गया, वरना, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वरना के बाद वो रुक गया। वरना आप क्या करते? साइमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वरना मुझे वाकई कर्नल अब्दुल्ला की मिन्नत करनी पड़ती, कैप्टन हमीद ने कहा। और कैप्टन साइमा इस बार बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, आप वाकई ज़हीन आदमी हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, इस बार कैप्टन साइमा के लहजे में खुलूस था। बेहद शुक्रिया, वैसे आपसे इस खुश माहौल से हटकर भी कहीं मुलाकात हो सकती है, कैप्टन हमीद ने कहा। जहां आप कहें और जब आप कहें, कैप्टन साइमन ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। जगह और वक्त भी आप ही तजवीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो बहरहाल मेहमान हूँ, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।